छत्तीसगढ़ में 2023 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने अभी से अपनी चुनावी रणनीति पर कार्य करना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को सुधारने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी जमीनी स्तर पर कार्य करना शुरू किया है। इसी क्रम में संघ प्रमुख के दिशा निर्देशों पर मधुकू द्वीप पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। नवंबर में 3 दिवसीय घोष वर्ग प्रशिक्षण शिविर और कार्यकर्ता सम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत भी सम्मिलित होंगे। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व दोनों ने मिलकर विधानसभा 2023 की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए युवाओं को जोड़ने के लिए एक बूथ 20 यूथ के स्लोगन के साथ जिला मंडल बूथ और शक्ति केंद्रों पर नए युवा कार्यकर्ता तैयार किए जा रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सभी अनुषांगिक संगठन भी 2023 चुनाव की तैयारी में लग गए हैं और इन सबसे अलग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अंदर ही अंदर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति और चुनाव की तैयारियों पर अपना ध्यान केंद्रित कर दिया है। इसी क्रम में प्रदेश के युवा संघ सेवक से लेकर वरिष्ठ स्वयंसेवकों का समागम और उनके विचारों को जानने के लिए एक वृहद कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है। इस कार्यक्रम में मधुकू द्वीप में आरएसएस ने 3 दिवसीय घोष वर्ग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। इस आयोजन की तैयारी को लेकर मधुकू द्वीप में पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में हिस्सा लेने वालों में प्रमुख रूप से नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, सांसद अरुण साव, बेलतरा विधायक रजनीश सिंह, मसूरी विधायक डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी, महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष हर्षिता पांडे के साथ ही संघ के पदाधिकारी मौजूद थे। सांसद अरुण साव और आरएसएस के सह विभाग संचालक डॉक्टर विनोद तिवारी ने बताया कि आरएसएस के इस प्रशिक्षण शिविर में संघ प्रमुख मोहन भागवत के आने का प्रस्ताव है। इस आयोजन की तैयारी के बाद भारतीय जनता पार्टी सहित भारतीय जनता पार्टी के अन्य सहयोगी दल, सहयोगी संगठनों में सक्रियता बढ़ी है। संघ में पदाधिकारियों के अनुसार 17 नवंबर से आयोजित होने वाला यह प्रशिक्षण शिविर आवासीय होगा। यहाँ स्वयंसेवकों और पदाधिकारियों के रहने और भोजन की पूर्ण व्यवस्था होगी। प्रशिक्षण शिविर के समापन के अवसर पर स्वयंसेवकों के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, विधायक, सांसद, कार्यकर्ता और संघ के पदाधिकारी और अन्य सहयोगी दलों के सदस्य और पदाधिकारी भी हिस्सा लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होगा। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की शपथ ले सकते हैं टीएस सिंहदेव। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पद छोड़ना नहीं चाहते। टीएस सिंहदेव के साथ कई मंत्री भी ले सकते हैं शपथ। छत्तीसगढ़ में सीएम पद की दावेदारी के लिए मची रार खत्म नहीं हुई है। 2.5 साल के मुख्यमंत्री बनने के फार्मूले को लेकर सियासी घमासान अभी भी जारी है। सीएम भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच राजनीतिक मतभेद भी सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव एक बार फिर दिल्ली रवाना हो गए हैं। डरिमा एयरपोर्ट से विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। 2.5 साल के मुख्यमंत्री पद को लेकर एक बार फिर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का एक बड़ा बयान आया है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि फैसला हाईकमान के पास सुरक्षित है। फैसले को लेकर अभी तारीख तय नहीं हुआ है। सिंहदेव ने कहा कि सब्र रखिए, फैसला आया तो पता चल जाएगा। सिंहदेव ने कहा है कि मैं फिर दिल्ली आऊंगा, मेरा रूटीन दौरा है। टीएस सिंहदेव ने कहा कि दिल्ली जाए तो सबका ध्यान एक ही बात पर जाता है। दिल्ली कई कारण से जाना होता है, वैसे मैं कल फिर दिल्ली जाऊंगा। पत्रकारों से बात करते हुए सिंहदेव ने कहा कि खबर एक तो 1 तारीख की आई, फिर मीडिया वर्ल्ड ने 7 तारीख चला दिया, फिर 10 तारीख चला दिया। सिंहदेव ने कहा कि मैं सबसे निवेदन कर रहा हूं कि सब्र रखिए, हाईकमान के पास बात है तो उनके ऊपर छोड़ दीजिए, अभी कोई भी तारीख फाइनल नहीं है। हाईकमान फैसला क्या सुनाएंगे वह तो जो जज लिख देता है तभी पता चलता है। दरअसल दिसंबर 2018 में सत्ता में आई कांग्रेस में उस वक्त सीएम पद के दावेदारों में भूपेश बघेल के अलावा टीएस सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू भी थे, लेकिन भूपेश बघेल को ही सीएम बनाया गया। उस वक्त कहा गया था कि भूपेश बघेल को सीएम बनाने के साथ ही 2.5 साल का करार हुआ है। पहले 2.5 साल भूपेश बघेल सीएम रहेंगे और उसके बाद टीएस सिंहदेव नेतृत्व संभालेंगे। हालांकि ये चर्चाएं ही थी, इस पर पार्टी की ओर से आधिकारिक तौर पर कभी कुछ नहीं कहा गया। ये चर्चाएं 17 जून के बाद से फिर शुरू हुई, जब भूपेश बघेल का 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया।
हालांकि इसके बाद भी भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव यही कहते रहे कि कांग्रेस हाईकमान की ओर से ही इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। दोनों नेताओं का कहना है कि इस पर केंद्रीय नेतृत्व की ओर से जो भी आदेश होगा वे उसे मानेंगे। हालांकि जिस तरह से बीते कुछ समय से छत्तीसगढ़ के नेता दिल्ली के दौरे कर रहे हैं, भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव भी दिल्ली का दौरा कर चुके हैं। बीते दिनों कई कांग्रेस विधायकों ने भी दिल्ली में डेरा जमाया था। ऐसे में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारों में लगातार बनी हुई है। अब टीएस सिंहदेव के ताजा बयान से उन चर्चाओं को बल ही मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में होने वाले शारीरिक अभ्यास वर्ग का आयोजन इस बार महाराष्ट्र के नागपुर में नहीं होगा। इसका आयोजन इस बार उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हो रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या चुनाव से ठीक पहले संघ अपने कार्यकर्ताओं और अनुसंगीनों को विशेष मैसेज देने के लिए एक कार्यक्रम अयोध्या में कर रहा है। अखिल भारतीय शारीरिक अभ्यास वर्ग का आयोजन 19 से 21 अक्टूबर के बीच होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत अगले हफ्ते 3 दिवसीय दौरे पर अयोध्या आ रहे हैं। वह 19 से 21 अक्टूबर तक अयोध्या में रहेंगे। आरएसएस के सह कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबले भी उनके साथ अयोध्या आएंगे। इस दौरान अखिल भारतीय शारीरिक शिक्षा वर्ग में संघ प्रमुख हिस्सा लेंगे। अयोध्या प्रवास के दौरान वह श्री राम जन्मभूमि के भी दर्शन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आरएसएस का यह कार्यक्रम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आरएसएस के दोनों वरिष्ठ पदाधिकारियों के अयोध्या आने के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। शारीरिक शिक्षा वर्ग में देश भर में आरएसएस के अलग अलग प्रांतों, विभागों और जिलों के करीब 500 प्रशिक्षक भाग लेंगे, जिनको संघ के आगामी कार्यक्रमों से अवगत कराया जाएगा और संघ के विस्तार को किस तरह से और आगे बढ़ाना है, इसकी जानकारी दी जाएगी। देश में राष्ट्रीयता, अपनी संस्कृति, स्वदेश और भारतीयता का प्रचार प्रसार किस प्रकार से किया जा सकता है, इस शारीरिक शिक्षा वर्ग में इन सारी बातों की जानकारी प्रशिक्षकों को दी जाएगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में विजयदशमी के अवसर पर शस्त्र पूजा की। स्वयं सेवकों को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा था, हम ऐसी संस्कृति नहीं चाहते जो विभाजन को बढ़ाए, लेकिन वो संस्कृति चाहते हैं जो राष्ट्र को एक साथ बांधे और प्रेम को बढ़ावा दे। आरएसएस प्रमुख ने 1947 में भारत के विभाजन को लेकर कहा कि देश का विभाजन एक दुखद इतिहास है। इस इतिहास की सच्चाई का सामना करना चाहिए। खोई हुई अखंडता और एकता को वापस लाने के लिए नई पीढ़ी को पता होना चाहिए कि इतिहास क्या है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई अन्य लोग भी मौजूद थे। आरएसएस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि दोनों नेता अयोध्या पहुंचेंगे और विभिन्न कार्यक्रमों का हिस्सा होंगे। संघ का शारीरिक शिक्षा विभाग बहुत महत्वपूर्ण है। इसके जरिए ही युवाओं को संघ की ओर जोड़ा जाता है। शाखाओं में शारीरिक शिक्षा वर्ग का बहुत महत्व है। इससे इस कार्यक्रम के महत्व को आंका जा सकता है। सबसे वरिष्ठ पदाधिकारियों की मौजूदगी इस बात का एहसास कराती है। आरएसएस के प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में होने वाले शारीरिक अभ्यास वर्ग का आयोजन नागपुर में न होकर इस बार चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हो रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या चुनाव से ठीक पहले आरएसएस अपने कार्यकर्ताओं को विशेष मैसेज देने के लिए यह कार्यक्रम अयोध्या में कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी कलह थम नहीं रही। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा वापस ले चुके नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है। अपनी हरकतों से बाज आ जाएं तो सिद्धू कैसे कहलाएंगे। जी हां, कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस नेताओं को निर्देश दिया है कि वो मीडिया से बात करने के बजाय डायरेक्ट उनसे बात करें। लेकिन 24 घंटे भी नहीं बीते कि सिद्धू ने कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी के आदेश का उल्लंघन कर दिया। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक बार फिर से चिट्ठी लिखी। सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी सिद्धू ने सोशल मीडिया पर शेयर की। इस 4 पेज की चिट्ठी में सिद्धू ने 13 प्रमुख मुद्दों पर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को निर्देश देने की मांग की। सिद्धू ने अपने 13 सूत्रीय एजेंडे को पेश करने के लिए उनसे एक व्यक्तिगत बैठक का अनुरोध भी किया। अहम बात यह है कि सिद्धू ने यह चिट्ठी अपना इस्तीफा वापस लेने की ठीक 2 दिन के बाद लिखी है। सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी में सिद्धू ने कहा है कि दशकों पहले पंजाब सबसे अमीर राज्य हुआ करता था और आज ये सबसे ज्यादा कर्जदार राज्य बन गया है। स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए हर साल कर्ज लेना पड़ता है। पंजाब में 1 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली हैं। छठे वेतन आयोग को भी 5 साल की देरी से लागू किया जा रहा है। सिद्धू ने लिखा है कि मैं हमेशा गरीब से गरीब व्यक्ति को
सशक्त बनाने और आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को अवसर देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरे खिलाफ ताकतवर लोग हैं जो माफिया से जुड़े हैं और राज्य चला रहे हैं। उन्होंने लिखा कि 2017 के चुनाव प्रचार और घोषणा पत्र में जो 18 सूत्रीय एजेंडे तय किए गए थे, उसे राज्य सरकार को पूरा करना चाहिए। उन्होंने लिखा कि पंजाब सरकार को केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों को खारिज कर देना चाहिए। सरकार को यह घोषणा करनी चाहिए कि वे किसी भी कीमत पर पंजाब में लागू नहीं किए जाएं। सिद्धू ने कहा कि राज्य सरकार को बिजली खरीद समझौते और सभी गलत पीपीए को रद्द करने के लिए एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। गौरतलब है कि हाल ही में नवजोत सिंह सिद्धू ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की थी। इस दौरान कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत भी मौजूद थे। मुलाकात के बाद सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस में कलह पर विराम लगाते हुए कहा कि उनके सभी मुद्दे हल हो गए हैं। सिद्धू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं अपने सभी मुद्दों को राहुल गांधी को बताए और वो सभी मुद्दे हल हो गए हैं। हालांकि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के हस्तक्षेप के बाद उन्होंने इसे वापस ले लिया। सिद्धू ने राहुल गांधी की सराहना करते हुए कहा कि वह पंजाब के लिए दिल से सोच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। राहुल गांधी ने अपने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ राजस्थानी भोजन किया, लेकिन जब पेमेंट करने की बारी आई तो वो वहां से निकल पड़े। अब कैंटीन का मालिक 36 लाख रुपए का बिल लेने के लिए कांग्रेस नेताओं के यहाँ अपना चप्पल घिस रहा है। पैसा न मिलने के कारण उसने आत्महत्या करने तक की धमकी दे डाली। दरअसल मामला तब सामने आया जब राजस्थान के अजमेर में सेवादल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई दौरे पर आए। उसी दौरान एक व्यक्ति ने आकर सेवादल के राष्ट्रीय अधिवेशन के 36 लाख रुपए मांगना शुरू कर दिया। साथ ही उसने पार्टी को भी भला बुरा कहा। इसके बाद वहां हंगामा शुरू हो गया। जानकारी पर पता चला कि उस शख्स का कांग्रेस सेवा दल के एक कार्यक्रम के खाने का 36 लाख रुपया बाकी है। राजस्थान के अजमेर में एक कैटरर ने कांग्रेस सेवा दल पर आरोप लगाया है। कैटरर का आरोप है कि कांग्रेस सेवा दल की ओर से 2 साल बीत जाने के बाद भी खाने का 36 लाख रुपए का बिल नहीं दिया गया। मिलन खंडेलवाल ने मीडिया को बताया कि वर्ष 2019 में सेवा दल का राष्ट्रीय अधिवेशन कायर विश्राम स्थली में आयोजित हुआ था। उस कार्यक्रम के खाने का ठेका उसे 71 लाख रुपए में दिया गया। इनमें से कुल 35 लाख रुपए उसे दे दिए गए, जबकि 36 लाख रुपए बकाया चल रहा था। बकाया रुपयों को लेकर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी अवगत करवा दिया गया, लेकिन कोई भी उसकी राशि नहीं लौटा रहा, जिससे वह आत्महत्या करने को मजबूर है। हलवाई ने इस अवसर पर रुपए नहीं मिलने पर आत्महत्या की चेतावनी भी दी। साथ ही कहा कि ऐसा होता है तो इसके जिम्मेदार डॉक्टर रघु शर्मा और अन्य नेता होंगे। इस हंगामे के बाद सेवा दल और राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित अन्य नेताओं की खासी फजीयत हुई है। अब कार्यकर्ता इसको छिपाने के लिए कई अन्य बहाने बना रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि हंगामा करने वाला कांग्रेस पार्षद नकुल खंडेलवाल का भाई ही है। इस घटना को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने ट्वीट किया, राहुल गांधी जी, जिस गरीब का खाना खाकर आए हो, कम से कम उसकी पेमेंट तो कर दीजिए। दरअसल राजस्थान के अजमेर में 14 फरवरी को 2019 में अधिवेशन में देश भर के कांग्रेसियों के साथ राहुल गांधी के अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई सहित कई नेता मौजूद थे। अधिवेशन में शामिल होने वाले प्रदर्शनकारियों के भोजन के लिए खंडेलवाल कैंटीन के संचालक मिलन खंडेलवाल को ठेका दिया गया था। कैंटीन के भुगतान की जिम्मेदारी रघु शर्मा को सौंपी गई थी। खंडेलवाल का यह आरोप है कि उन्हें 71 लाख रुपए का ठेका दिया गया था। अधिकारियों ने उन्हें 35 लाख रुपए का भुगतान तो कर दिया, लेकिन बाकी के 36 लाख रुपए अभी तक नहीं दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। संयुक्त किसान मोर्चा का देशव्यापी रेल रोको आंदोलन था। देश भर में रेल रोको आंदोलन का 150 जगहों पर असर देखने को मिला, जबकि 50 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। किसानों के आंदोलन से यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा है कि कहीं भी रेल यातायात बाधित नहीं है। यूपी के हापुड़ में किसानों और पुलिस अधिकारियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई है। पुलिस की सक्रियता से किसान रेल ट्रैक तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो पाए। किसानों के आंदोलन के लेकर सभी रेलवे स्टेशन पर भी अलर्ट रहा। जीआरपी ने जंक्शन समेत सभी स्टेशन के प्रवेश द्वार पर बैरिकेड लगाकर निगरानी बढ़ा दी।
रेल रोकने के लिए जंक्शन जा रहे किसान नेता संघ से जुड़े किसानों को बीच रास्ते में गिरफ्तार कर थाने लाया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि काफी समय से देश का किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस किए जाने की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार है कि किसानों से वार्ता को ही तैयार नहीं है और न ही किसान विरोधी कानूनों को वापस ले रही है। सरकार द्वारा औद्योगिक घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए ही कृषि कानून बनाया है। किसान किसी से डरने वाले नहीं हैं। जब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती, किसानों का आंदोलन समाप्त नहीं होगा। किसान संगठनों के रेल रोको आंदोलन पर रेलवे के दिल्ली के डीसीपी हरेंद्र सिन्हा ने कहा कि अभी तक हमें कहीं भी किसी भी ट्रैक पर बाधा होने और ट्रेन कैंसिल होने की जानकारी नहीं है। हम पड़ोसी राज्यों की जीआरपी और आरपीएफ के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अगर वहाँ कोई दिक्कत आए तो हम दिल्ली में उसके लिए तैयार रहें। पीलीभीत में किसान आंदोलन के चलते त्रिवेणी एक्सप्रेस 40 मिनट देरी से पीलीभीत जंक्शन पहुंची। वहीं बरेली से आई पैसेंजर अभी तक रवाना नहीं हो सकी। हालांकि पुलिस और प्रशासन की मुस्तैदी के चलते त्रिवेणी एक्सप्रेस रोकने का प्लान धरा का धरा रह गया। उत्तर रेलवे के सीपीआरओ ने बताया कि पंजाब और हरियाणा में किसानों के आंदोलन के कारण लगभग 50 ट्रेनें प्रभावित हुई है, जबकि 130 स्थानों पर असर है। आंदोलन के कारण पंजाब और हरियाणा में लगभग 130 स्थानों पर रेल सेवा प्रभावित हुई। फिरोजपुर से अंबाला खंड में लगभग 50 ट्रेनें प्रभावित हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।